आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राय साहब, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं पाकिस्तान में, हमारी खबर 28वीं तरमीम के हवाले से। अब तो जी हर तरफ इसी के चर्चे हैं और 28वीं तरमीम के ऊपर मुलाकातें भी हो रही हैं। इक़्तिदार की राहदारियों में नून लीग ने सर जोड़ लिए हैं, पीपल्स पार्टी परेशान है, फाइलें खुल गई हैं। अब तो खबर ये भी आ रही है, मार्केट की खबर ये है, कुछ लोग इसके हवाले से दावा कर रहे हैं राय साहब के ऑडियो वीडियोस का धंधा फिर शुरू हो चुका है। ऑडियो वीडियोस जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। लेकिन ये ऑडियो वीडियोस जो हैं, इससे पहले भी खान साहब की भी निकाली गई, शहबाज शरीफ की भी आई, मरियम की भी आई। लेकिन राय साहब, जिन जिन की ऑडियोज आती हैं, जब तक निज़ाम नहीं चाहता वो निज़ाम उनको अगर नवाजता रहे तो वो सिस्टम में बेनिफिशरी रहते हैं। तो ऑडियो वीडियोस इतना कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन खैर, हमने जरदारी साहब की अभी तक कोई ऑडियो नहीं सुनी और ना ही बिलावल की कोई ऑडियो जो है वो हमने सुनी है। लेट्स सी कि ये भी एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन राय साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हमने इसी प्लेटफॉर्म पे ये बात बड़ी तफसील के साथ की थी कि NFC अवार्ड है, दीगर मामलात हैं जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसके ऊपर 18वीं तरमीम को रोल बैक ना किया जाए और अगर करना ही पड़े तो एजुकेशन ले जाएं, आप सेहत का मामला जो है वो वफाक अपने कब्जे में कर ले। लेकिन जहां तक ताल्लुक है आपके NFC अवार्ड का, सूबों का हिस्सा वैसे मिलना चाहिए। कराची सिंध का हिस्सा है, कराची वफाक के हवाले नहीं किया जाएगा, इसे अलग सूबा बनाकर MQM या किसी और के हवाले नहीं हम होने देंगे। और इसके साथ साथ जहां तक ताल्लुक है आपका बलूचिस्तान में जो जिनकी हुकूमत है, वहां पर भी वो एक तब्दीली चाहते हैं। अच्छा, आपने कर एक नोट की वो बात है साहब कि हुकूमत से एक डील हुई थी, आपको याद है ना कि वो डील क्या थी कि 2.5 बरस आपके 2.5 बरस हमारे। आपको क्या लगता है कि 28वीं तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी पीछे जाएगी, आगे जाएगी या नीचे खाई में गिरेगी? देखें हाशमी साहब, इस खबर के अंदर 3 बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। इन तीनों खबरों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और इन तीनों खबरों में ही आपके सवाल का जवाब छुपा है। एक तो जो 28वीं तरमीम है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने दलाइल की रोशनी में, यानी उनकी जो दलाइल हैं और उनकी जो मंतक है उसकी रोशनी में वो इसलिए लाना चाहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि आपकी वफाकी इकाई जो है, ये 18वीं तरमीम में जो NFC अवार्ड का फार्मूला बनाया गया था, उसके बाद आपका वफाक जो है वो इतना गरीब हो गया है कि वो बैरूनी अदायगियाँ करने से कासिर है और बैरूनी अदायगियों का बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर है। और सूबे जो हैं वो जो NFC अवार्ड ले रहे हैं उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे जिन मकासद के लिए दिया गया था। लेकिन इसके ऊपर चूँकि पीपल्स पार्टी पहले मज़ामत करती रही है और अब जो एक मज़ामत का ढोंग रचाया जा रहा है, इसके अंदर 2 खबरें हैं। एक तो जो आपने ये पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी के किसी शख्सियत की कोई ऑडियोज़ वीडियोज़ आएंगी या ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद होंगी। तो ये ऑडियोज़ वीडियोज़ जो सियासतदान हैं, ये इन सब की मौजूद होती हैं। बदकिस्मती से पिछले 76-77 साल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो छोटी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी हो, चाहे वो मजहबी पार्टी हो, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, चाहे वो किसी एक फ़िरके की पार्टी हो, सब की ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं वो उनके पास मौजूद होती हैं और उन्हीं ऑडियोज़ वीडियोज़ के ज़रिए और फाइल्स के ज़रिए उनकी कमज़ोरियों के ज़रिए वो उनको कंट्रोल करते हैं। और जिनकी कमज़ोरियां ना भी हों तो अब बाकी जिन सियासतदानों की कमज़ोरियां होती हैं उनके ज़रिए उनको कंट्रोल कर दिया जाता है या आइसोलेट कर दिया जाता है या उनके ख़िलाफ़ फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब इसके अंदर जो इनके पास अगर कोई ऑडियोज़ वीडियोस मौजूद भी हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी जिनका कोई मैंडेट नहीं था, वो असल में उतना ही हिस्सा हासिल कर चुके हैं इस लूट मार की हुकूमत में और इस लूट मार के इलेक्शन में
जितना हिस्सा नून लीग ने हासिल किया है यानी उतना ही हिस्सा ये हासिल कर चुके हैं। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें कि इस लूट मार के इलेक्शन में जो लूट मार के ओहदे बांटे गए उसमें अगर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो आसिफ अली जरदारी को सदर बना दिया गया। उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर बनाया गया मरियम नवाज साहिबा को यानी सीएम पंजाब के तौर पर उनको मुसल्लत किया गया तो गवर्नर पंजाब और फिर गवर्नर केपी ये ओहदे दे दिए गए पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी का क्या मैंडेट है पंजाब के अंदर? वैसे तो ज़ाहिर है कि उन्होंने जो एक निज़ाम बना रखा है सिंध के अंदर एक इस्तेसाली निज़ाम, उसके तहत वो अंदरूनी सिंध से नशस्तें जीत के तो सिंध की हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन पंजाब में तो वो कुछ भी नहीं है, तो उनका क्या मैंडेट है कि यहाँ पे उनका गवर्नर है। केपी के अंदर पीपल्स पार्टी का क्या मैंडेट है कि उनका वहाँ भी गवर्नर है। फिर आप देखें कि चेयरमैन मुलाकात कर रहे हैं, वैसे मुलाकातें की हैं उन्होंने, वैसे आज मुलाकातें हुई हैं वैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई। अच्छा, इसी तरह चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बना दिया गया। तो पीपल्स पार्टी ने कोई मुस्लिम लीग नून से इस लूट मार और इलेक्शन के डाके के बाद जो एक लूट मार होनी थी माल गनीमत की, उसको पीपल्स पार्टी को उसकी सियासी औकात से या उसकी सियासी बिसात से बहुत ज़्यादा हिस्सा मिल गया है। और इस्टेब्लिशमेंट कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि अब हमसे आप और ले लें, जैसे कि बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म के तौर पर पिच किया जा रहा है कि बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो इस मामले पर तो इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी कुछ और मामलात पे कुछ गारंटीज़ ले लें या गारंटीज़ लेने की कोशिश करें। हुकूमत के अंदर वो इसलिए शामिल नहीं हुए थे, यानी उन्होंने वजारतें नहीं ली थी कि उनको पता था, आसिफ अली जरदारी को ये पता था कि ये हुकूमत जो है ये परफॉर्म नहीं करेगी। और अगर इलेक्शन हुआ, यानी अभी तो इलेक्शन का मामला ठप है, अभी तो ये प्लान बनाया गया है कि 4.5 साल के बाद कौमी हुकूमत। अच्छा, ये कौमी हुकूमत का एक और शोशा जो सितंबर वाला छोड़ा गया है, ये भी बड़े मज़े का शोशा छोड़ा गया है। और ये कहाँ से आया इसके मुतल्लिक भी थोड़ा आगे चल के बात करते हैं कि जी 3 महीने बाद ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है और कौमी हुकूमत आने वाली है और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की डील हो गई है। ये शोशा किस तरह से कुछ सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके सामने लाया गया और इसके पीछे क्या मकासद हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ये कि आसिफ अली जरदारी का ये ख्याल था कि चूँकि ये हुकूमत नहीं चलेगी और इससे पहले जो एक डील थी कि हम 2.5 साल बनेंगे, यानी 2.5 साल शहबाज शरीफ हुकूमत करेंगे और 2.5 साल फिर हम हुकूमत करेंगे, तो ये उससे भी पीछे हट गए थे। ये उससे भी पीछे हट गए थे उसके बाद, क्योंकि इन्हें पता था कि आखिरी जो हुकूमत होती है, इलेक्शन का ईयर जब आता है तो सारा बोझ यानी परफॉर्मेंस का उसके ऊपर होता है। तो इस वजह से इस वक्त आसिफ अली जरदारी अगले इलेक्शन अगर वो हो गया या अगली कौमी हुकूमत, तो उसके अंदर चाहते हैं कि हम कुछ सौदाबाजी कर लें और NFC अवार्ड के ऊपर वो इसी तरह रूठने मनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने कोई डट जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारेंगे और पीटीआई के साथ जाके क्यों बैठ रहे हैं या पीटीआई के साथ क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। पहले ये आप पीटीआई की जो मुलाकात की खबर है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वफूद की, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं और फिर हम बताते हैं कि ये मुलाकातें असल में क्यों हो रही हैं। खबर जी है ये कि असद कैसर साहब और कुछ और दोस्त चले गए फैसल करीम कुंडली के पास और वहां पे जाकर उन्होंने मुलाकातें की। राय साहब, इसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान, देखें, ये होना तो कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली सिग्नलिंग कर रही है, मैसेजिंग दे रही है। ये तहरीक इंसाफ का कंधा होगा और तहरीक इंसाफ को ये इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त फैसल करीम कुंडी भी ये कर रहे हैं। वो गए जी, उन्होंने कहा जी कि सूबे के हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और बन्नू के अंदर भी देखें ये मामला हो गया वगैरह वगैरह। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई और अमन का पैगाम लेकर गए और सूबे की गवर्नेंस के ऊपर कैसे जो है वो किरदार अदा किया जाए। फिर फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा कि सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो सूरत हाल है, मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं केड़ा किरदार अदा करना है, लेकिन ये पूरे का पूरा वफ्द जो है वो जाकर मिला है।
अब इसमें जो कैच था ना कि टाइमिंग, एक तो ये आसिफ अली जरदारी का मंजर से गायब होना, जेडी वेंस पाकिस्तान आता है, आसिफ अली जरदारी आउट, वो चाइना गए, वहां से भी वो आउट, फैक्ट्रियों के दौरे करवाकर उनको वापस भेज दिया गया। और फिर उसके बाद ऐसा एक और काम ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं चाइना, और चाइना जाएंगे, वहां पे उनकी सरबराह मुमलिकत से मीटिंग्स तय हुई हैं, लेकिन जरदारी साहब से मुकम्मल तौर पे आउट कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी शायद पीटीआई का कंधा इस्तेमाल करके उनको बावर करवाना चाहती है कि भाई हम, अगर आपने हमसे ये ओहदा छीना या आपने हमारे साथ जुल्म किया तो फिर हम अपना हक महफूज रखते हैं कि हम इसे इस्तेमाल करें। लेकिन लगता ये है कि फैसल करीम कुंडी साहब ने जो मुलाकात की है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम था, और ताकतवरों को भी पता है, क्योंकि जिनसे मुलाकात की है, अगर फैसल करीम कुंडी नहीं बताएंगे कि क्या तय पाया, उन जो लोग मिलकर आए राय साहब, वो खुद जाकर बता देंगे कि हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से गए थे और हमने फैसल करीम कुंडी को क्या कहा है। देखें, अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर हमारे साथ कुछ जुल्म हुआ और हमारा हक है कि फिर हम मज़ामत करें, तो पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स को भी, जो थोड़े बहुत वोटर हैं, और इस कौम को भी बेवकूफ़ समझती है। पीपल्स पार्टी के साथ क्या जुल्म हुआ है? पीपल्स पार्टी वफाक के आइनी ओहदे ले गई, पीपल्स पार्टी सदारत ले गई, पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने इस वक्त 2 सूबों में अपने गवर्नर तैनात किए हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ क्या जुल्म हुआ है? जुल्म तो रियासत पाकिस्तान के साथ हुआ है और पाकिस्तान की कौम के साथ हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर के तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं, और मुसल्लत भी सूरत हाल में हुए हैं कि अगर वो मैंडेट लेके आए होते तो चलें, फिर भी कहा जाता कि उनका मैंडेट था। और वही इस्टेब्लिशमेंट है जो कि आसिफ अली जरदारी साहब को इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे चुकी है, और मेमो गेट के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI सुप्रीम कोर्ट में जाके इनके खिलाफ हलफनामे जमा करा चुके हैं और एफिडेविट जमा करा चुके हैं कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। वो जो हमें याद होगा मेमो गेट, जिसमें हुसैन हक्कानी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, तो उनको भी मुलविस किया गया था, नामजद किया गया था। तो ये हम नहीं कह रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने कहा। और अब वही आसिफ अली जरदारी जो है दोबारा सदर बन के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। तो ये पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ तो एक जुल्म हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ कि वो ये कहें कि अगर आपने 18वीं तरमीम लानी है तो ये हमारे साथ बड़ा जुल्म होगा। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये NFC अवार्ड के मामले पर जो इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर ये दुरुस्त नहीं है, तो एक अकाउंटेबिलिटी NFC अवार्ड जो आपका मालियाती अवार्ड है, ये इसका पूरा एक ऑडिट, एक शफाफ इसकी प्रेजेंटेशन कि ये मालियाती अवार्ड कहाँ कहाँ पर ख़र्च किया गया, और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये पॉइंट वाइज आप दूर कर दें। एक्चुअली तो ये तरमीम जो है किसी भी महज़ब मुल्क में ये पार्लियामेंट का अख्तियार होता है और ये पार्लियामेंट ने तय करना होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि अब से नहीं, ये जब से पाकिस्तान कायम हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट का चूँकि बहुत इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की सियासत में, हर दौर में रहा, हर हुकूमत के रहा, पिछली हुकूमत जो खान साहब की हुकूमत थी उसमें भी रहा। तो इसलिए एक आइडियल सूरत हाल तो ये है कि पार्लियामेंट ही अगर कोई तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट करे। लेकिन यहाँ पे अब ये जो 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई और अब 28वीं भी आ रही है, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आ रही है और इस्टेब्लिशमेंट के ही ज़ोर बाजू से आएगी। तो आसिफ अली जरदारी अगर मैंडेट लेके आए होते, आसिफ अली जरदारी अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना होते, आसिफ अली जरदारी ने जाली फार्म 47 वाला इलेक्शन नून लीग के साथ मिलकर ना लूटा होता और ये सदारत ना ली होती लूट मार के नतीजे में, तो तब तो वो कोई मज़ामत कर सकते थे। अब तो उनकी कोई जुर्रत नहीं है, कोई उनकी जुर्रत ही नहीं है कि वो कोई मज़ामत करें या इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाएं। तो ये थोड़ा सा रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। पीटीआई के, चूँकि पीटीआई सबसे मकबूल जमात है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये 28वीं तरमीम में कोई छेड़छाड़ की और जो लूट मार का बाज़ार हमने गर्म कर रखा है इस्टेब्लिशमेंट के बकौल, ये मेरे या आपके अल्फाज नहीं हैं, उसके अंदर कोई आपने
कमी लाने की कोशिश की तो देखें पीटीआई जो सबसे बड़ी जमात है, जो इस वक्त इस निज़ाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, हम उनके साथ मिल जाएंगे। लेकिन पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए कि इस वक्त पीटीआई को इस निज़ाम को और पीपल्स पार्टी को कंधा नहीं देना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी कभी भी पीटीआई के साथ मिलकर कोई इनकलाब लाने के लिए जिद्दोजहद नहीं करेंगे। ये तो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे 2024 के इलेक्शन में भी, कि हम पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओहदे ले लें। तो इसलिए पीटीआई को भी ना इनसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए, ना तवक्को रखनी चाहिए, और ना ही इनको अपना कंधा इस्तेमाल करने देना चाहिए। वो कंधा तो वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और काम ये हुआ है सब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंगल का दिन है, तमाम लोग जाएंगे और एक बड़े एहतजाज की तैयारी की जा रही है। लेकिन हमेशा हर एहतजाज के हवाले से ना जो सवाल रहता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। दबाव, मुलाकात खान साहब से हो जाएगी और एक दफ़ा होगी, दूसरी दफ़ा होगी, तो क्या गारंटीज़ है कि ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अब तो खैर इनके विद इन देयर ओन क्वार्टर्स अब ये आवाज़ आ रही है कि कोई लायमल नहीं है। सब अगले 2-3 हफ्ते ही हैं। अगर तहरीक इंसाफ ने कोई लायमल ना दिया तो यकीनन इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो रास्ता इख्तियार किया था तहरीक इंसाफ के कायदीन ने इब्तिदा में, अगर उस रास्ते पर कायम रहते, मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करते और जो कहानी करवाई गई और कहानियाँ सुनाई गई, अगर इस रास्ते पर ना चलते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। राय साहब, क्या लगता है आपको कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? मुज़ाहमत, अलीमा खान के साथ मंगल वाले दिन जाकर एक दिन खड़े होना कुछ घंटों के लिए, शाम को जब SHO एजाज आएगा तो उसके बाद कुछ गारंटीज सुनने के बाद वहाँ से चले जाना, ये रास्ता है? क्योंकि इस रास्ते में मुझे मुज़ाहमत तो नज़र नहीं आती। लोग चले जाएंगे, बैठ जाएंगे वहाँ पे, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होगा, उससे भी बच जाएंगे, फिर घरों को चले गए। रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से अब जो हालात बन गए हैं, लोग खबरें तो सुना देते हैं कि जी सितंबर तक आप इंतज़ार करें, डील हो रही है, और मीनवाइल इन्होंने 28वीं तरमीम पास करवाकर जो रेजिस्टेंस है, जो हालात हैं, उसको कंट्रोल कर लेना है। लेकिन रास्ता क्या है? अगले 2-3 हफ्ते अगर तहरीक इंसाफ और सोहेल अफरीदी साहब कोई कॉल नहीं देते, आपको क्या लगता है कि ये फिर कहानी हम ख़त्म समझें? तहरीक में सिर्फ अलीमा खान होंगी और बाकी पूरी जमात जो कॉम्प्रोमाइज़ होगी? देखिए, पहले तो सितंबर में इस और सॉरी एक मिनट उसमें मुझे ये भी बता दें, आपके पास एक स्टोरी भी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये तहरीक इंसाफ के कितने लोगों ने ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल अकाउंट से। ये बहुत अहम नुकता है जी। इस स्टोरी की तरफ भी आते हैं। एक स्टोरी जो मार्केट के अंदर लॉन्च की गई है, जो मैं देख रहा था कि कुछ सहाफ़ी ये स्टोरी सामने लेके आ रहे हैं, और ऐसे सहाफ़ी जिनके मुतल्लिक ये गुमान है और ये कहा जाता है कि वो बहुत नाक़िद हैं कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चुराया गया, और उसके बाद वो आइन और कानून को जिस तरह से पामाल किया गया, इसके ऊपर भी तनकीद करते हैं। तो इसलिए उनको एक आज़ाद सहाफ़ी कहा जा सकता है। और वो ये स्टोरीज़ लेके आ रहे हैं कि सितंबर में शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो रही है, और सितंबर में एक डील के तहत कौमी हुकूमत कायम हो जाएगी। और अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत से मामला तय हो गए हैं, और बस सितंबर की देर है, 28वीं तरमीम इतनी देर में मंजूर हो जाएगी, और सितंबर में शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा, एक नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा और कौमी हुकूमत आ जाएगी, और पीटीआई के कुछ लोग उसका हिस्सा होंगे। अब हाशमी साहब, ये जो खबर है, ज़ाहिर है कि हम किसी के सोर्सेज को तो चैलेंज नहीं कर रहे कि किसी के सोर्सेज जो है, हर सहाफ़ी के अपने सोर्सेज होते हैं। हमने ये स्टोरी जो है ये आज से 4 महीने पहले की थी कि एक कौमी हुकूमत का प्लान बनाया गया है, और वो कौमी हुकूमत जब इस हुकूमत के 4 साल या 4.5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, वो उस वक्त लाने का प्लान है, और उसके अंदर पीटीआई के जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, ताकि ये तासुर दिया जाए कि ये एक कौमी हुकूमत है। ये हमारे व्यूअर्स के इल्म में भी होगा कि हम 4 महीने पहले स्टोरी कर चुके हैं, और चूंकि ये 2 टोक एक ट्रेंड सेटर प्रोग्राम है, जो हम स्टोरीज़ 3-3, 4-4 महीने पहले करते हैं, ज़ाहिर है वो कहीं शाया नहीं हुई होती।
किसी टीवी चैनल पर नहीं होती, हमें ज़राए से ख़बरें मिलती हैं और फिर वो 3-4 महीने बाद मुख्तलिफ़ अशकाल के अंदर वो स्टोरी सामने आती है। तो वो जो कौमी हुकूमत का प्लान है वो तो है कि हम अगला इलेक्शन न करवाएं। पीटीआई इतनी मकबूल जमात है कि अगली मरतबा फिर बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करनी पड़ेगी। उस धांधली के बावजूद ये नालायक नून लीग और नालायक पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकेंगे, फिर नताइज तब्दील करने पड़ेंगे। 8 फरवरी 2024 की तरह जिस तरह उस धांधली पर आलमी सतह पर शोर मचा, आलमी तंजीमों ने शोर मचाया और आलमी मीडिया ने शोर मचाया, बड़ी बड़ी स्टोरीज की, तो उस सूरत से बचने के लिए हम एक कौमी हुकूमत बना देंगे, लेकिन 4-4.5 साल के बाद। अब क्या सितंबर में शहबाज शरीफ को हटा के कोई कौमी हुकूमत बन रही है? इसका जवाब नफी में है। मैं इसको दोहरा देता हूँ कि क्या सितंबर में शहबाज शरीफ को हटा के कोई कौमी हुकूमत बन रही है? इसका जवाब नफी में। क्या इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो दावा किया गया है कि बहुत से मामला तय हो गए हैं, ये 100% गलत खबर है। ये खबर गलत है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत मामला तय हो गए हैं और सितंबर में हुकूमत जा रही है। अच्छा, ये खबर चूँकि हम किसी सहाफ़ी की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन वो सहाफ़ी लेके आ रहे हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, जो जमहूरियत को चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी कल्चर पर परवान चढ़े। लेकिन ये ख़बरें जब इस तरह की लाई जाती हैं तो इनके मकासद होते हैं। इनके मकासद ये होते हैं कि पीटीआई की वो क़यादत जो उस वक्त तहरीक नहीं चलाना चाहती, जिसके ऊपर ये बहुत प्रेशर आता है, बहुत प्रेशर आता है अपने वर्कर्स का, आवाम का, सोशल मीडिया का कि आप तहरीक चलाएं, तो उनको इस तरह की खबरों के पीछे छुपने का मौका मिल जाता है कि देखें अब तो डील हो रही है, अब तो मामला तय हो गए हैं, अब ये हुकूमत चली जाएगी, तो हम इस वक्त एहतजाज करके इस्टेब्लिशमेंट को, निज़ाम को और जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को क्यों जिच करें, हम मामलात क्यों ख़राब करें। हमें ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सितंबर तक वेट करना चाहिए और ये हुकूमत तो वैसे ही ख़त्म हो रही है। तो इस तरह जो सहाफ़ी हैं, चूँकि इसके अंदर एक नोज़ फॉर न्यूज़ होती है और एक होता है कि आपको एक ज़रिए से खबर आ जाए और उसको कहते हैं लॉन्च करदा खबर, यानी किसी ने आपसे लॉन्च करवा दी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो एक सोर्स से खबर कन्फर्म होती है, यानी एक सोर्स देता है, वो कोई खबर नहीं होती। सहाफ़त का असूल ही है कि आपको अगर एक सोर्स से खबर मिल रही है तो आप उसको काउंटर चेक करें, और कम से कम, मतलब जितने आपके सोर्सेज हैं आप सबसे चेक करें, लेकिन कम से कम आप 2 सोर्सेज से उसको चेक करें, रीवेरीफाई करें। एक तरफ से कोई खबर लॉन्च करवाई गई और आपने जल्दबाजी में ट्विटर पर फेंक दी, यूट्यूब पर फेंक दी, और फिर वो किसी वेबसाइट ने उसका कोई कार्ड बना के, ग्राफिक कार्ड बना के लगा दिया अपने ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, तो लोग इससे गुमराह होते हैं। इससे लोग गुमराह होते हैं और इसका फ़ायदा इस निज़ाम को होता है, रियासत को होता है। ये सहाफ़ी जाने अनजाने में इस्तेमाल हो जाते हैं निज़ाम के हाथों, रियासत के हाथों, जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत के हाथों। तो इसलिए ये सितंबर वगैरह वाली झूठ स्टोरी जो है ना, इसमें कोई जान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि ट्वीट्स, आप देखें कि आपने कहा कि क्या ये सुहेल आफरीदी और बाकी पीटीआई क्या मज़ामत करेगी, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाएंगे? तो हाशमी साहब 9 में पीटीआई के मुताबिक, 9 में पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ यह है कि इस दिन जो रियासती अमलाक हैं और जो फ़ौजी अमलाक हैं, जो फ़ौज और रियासत के वक़ार की अलामत थी, उनकी बेहरमती की गई, उनको जलाया गया। अब चूँकि पीटीआई का मौक़िफ़ है ऑफिशियल कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी एक जाली ड्रामा रचाया गया, तो आप ज़रा देखें कि 9 मई के हवाले से ये सहाफ़ियों से तो तवक्कुआत रखते हैं और इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं उनसे तवक्कुआत रखते हैं कि वो मज़ामत करें। लेकिन ये पीटीआई की कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप, मैं देख रहा था पीटीआई ऑफिशियल से जो ट्वीट्स हुए हैं 9 मई के मुतालिक, आप बैरिस्टर गौर की टाइमलाइन जाके देख लें ट्विटर पर, उन्होंने खुद ट्वीट तो करना एक तरफ, रीट्वीट भी करना गवारा नहीं किया कि रीट्वीट कर दें। यानी 9 मई को अगर पीटीआई समझती है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो अभी मैं भी चेक कर चुका हूँ, आप भी कर दें। तो पीटीआई के चेयरमैन
उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो पीटी आप खुद तो ट्वीट ना करें, पीटीआई ऑफिशियल का जो ट्विटर अकाउंट है जो उसने ट्वीट्स किए हैं उनको रीट्वीट नहीं किया। अली मोहम्मद खान, आप उनकी टाइमलाइन चेक कर ले, मैंने भी किया है, कहीं इनविजिबल को ट्वीट में से रह ना गई हो। अच्छा जी, अब 6 घंटे पहले उन्होंने चारसद्दा में जुनैद अकबर एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी वो गए हैं जी चारसद्दा में, वो एक शादी की तकरीब वहाँ में पे उन्होंने नहीं ये है जो शहीद शोदा हैं जी जी उनके लिए गए थे जी वो एक जो शादी वहाँ की पे तकरीब में भी बैरिस्टर गौर की चारसद्दा आप निकाले ना टाइमलाइन। अयूब जी अफरीदी साहब के जी साथ जी, तो बैरिस्टर गौर साहब जो है ये कहते हैं, यानी जो पीटीआई का चेयरमैन है, पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर वो ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर सके। मैंने इनके और बहुत से लीडर्स देखे और फिर मैंने ये देखा है 5 मई आ गए जी राय साहब, 5 मई लास्ट जो आप 9 मई पे जी कोई ट्वीट नहीं, आप ठीक कह रहे हैं जी। 9 मई अच्छा, को कोई फिर ट्वीट दूसरा आप देखें कि मैंने देखा कि पीटीआई की गालबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़ायद लोग उस ट्विटर हैंडल को पीटीआई को फॉलो करते हैं, इतनी बड़ी जमात है, 10 मिलियन। लेकिन आप ये देखें कि पीटीआई ने जो ट्वीट्स किए उनको चूंकि अपनी क़यादत रीट्वीट नहीं करती, तो फिर वर्कर्स या इंसानी हकूक़ के कारकुन या जो मज़ामत करने वाले सहाफ़ी हैं, तो मैं देख रहा था कि उनकी रीच ना होने के बराबर है। यानी कई ट्वीट्स की रीच 4000, 6000, 7000, यानी रीट्वीट्स नहीं, ये टोटल रीच यानी जिसके इंप्रेशन कहते हैं। इंप्रेशन का अगर 4000 इंप्रेशन है, इसका मतलब कि कोई 1000 लोगों ने को उसको गौर से देखा होगा ट्वीट, और 3000 लोगों का सिर्फ इंप्रेशन वहाँ से गुजरा होगा। तो इस हाल तक पहुँचा दिया है ये पीटीआई की लीडरशिप ने। अच्छा, 9 मई को अली मोहम्मद खान की कोई ट्वीट नहीं है, 9 मई को अली मोहम्मद खान की कोई ट्वीट नहीं है, और उन्होंने 8 को किया, और उसके बाद 9 मई को जो ट्वीट्स हैं उनकी कुछ मुलाकातें वो हैं, कोई ट्वीट 9 मई के हवाले से कोई ट्वीट नहीं है। पीटीआई के सोशल मीडिया ने एक ट्रेंड चलाया था, लेकिन पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा हैं उनका कोई ट्वीट नहीं है। और ये मैं इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सियासी तौर पर इनको शर्म आनी चाहिए कि ये मुसाफियों से तवक्को रखते हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे तवक्को रखते हैं कि वो मज़ामत करें, वो अपनी नौकरियां खोएं, वो अपने बैंक अकाउंट्स बंद करवाएं, वो अपने ख़ानदानों को और उनकी ज़िंदगियां मुश्किल में डालें, लेकिन इनके जी जुदाई बर्दाश्त करें, हाँ, मसाइब बर्दाश्त करें, जुदाइयाँ बर्दाश्त करें। और ये जो है ये इनकी एमपीएसशिप, एमएनएशिप, इनकी कायमा कमेटियाँ, इनकी आदियाँ जानियाँ, इनके टिकटॉक ये बरकरार रहना चाहिए। मैंने देखा है कि सोहेल आफरीदी साहब ने भी बस एक ट्वीट किया उन्होंने 9 फरवरी पे, और उसके बाद 9 मई पे उसके बाद उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। तो एक्चुअली जो पीटीआई की इस वक्त क़यादत का रवैया है उससे बिल्कुल नहीं लगता कि पीटीआई कोई तहरीक चलाएगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, या जिस किस्म की तहरीक से इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और दूसरा, ये जो मज़ाकरात की बात की जा रही है, ये ग्राउंड पे हाशमी साहब किसी भी किस्म के मज़ाकरात नहीं हो रहे। ये मैं उन सहाफ़ियों पे हैरान होता हूँ जो सहाफ़ी ये कहते हैं कि बहुत से मामला तय हो चुके हैं। यानी आपने इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज लंदन से ब्रेक की हैं, 25 साल मैंने इस्लामाबाद में सहाफ़त की है, कोई बड़ा चैनल, न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है पाकिस्तान का कि जिसका मैं इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ नहीं रहा, अभी भी एक बड़े चैनल का ब्यूरो चीफ हूँ। तो ये समझ नहीं आती, ये कहते हैं कि जी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत से मामला तय हो चुके हैं। तो कोई एक साफ़ी नहीं है, कोई एक साफ़ी नहीं है जिसके पास ये खबर नहीं है कि ये मामला कब तय हुए, किसकी मुलाकात हुई, कौन मुलाकात में मौजूद था, मैसेजिंग कब हुई, फ़ोन कब हुआ, टेक्स्ट एक्सचेंज कब हुआ। तो ये हवा के अंदर ये होता ही है कि एक साफ़ी खबर देता है, लॉन्च कर दा, बाकी साफ़ी बगैर तस्दीक के खुद को बाखबर जाहिर करने के लिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और आयशा को